सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना सभी? ठीक है बेटा। हम कक्षा आठवीं में समास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। समास विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है। उसके बाद हमने समास के 6 प्रकार बताए थे। उनमें से हमने पहले 2 समासों का अध्ययन भी कर लिया है, जिसमें पहले 1 नंबर पर हमने अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, या इस समास में हमें पहले कोई शब्द है उसमें हमें उपसर्ग मिलेगा। अव्ययी भाव समास की ये भी पहचान, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। आजन्म तो आ उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? हमें उपसर्ग मिलता है। ठीक है। फिर हमने नंबर 2 पर तत्पुरुष समास किया था, जिसमें दूसरा पद है उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं, तत्पुरुष समास में जब हम समास का समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और समास जब समस्त पद बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो जो कारक विभक्ति चिन्ह है वे लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है और एक नए शब्द का निर्माण करती है एक ही शब्द में जब हम शब्द को बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम जैसे राजा का उत्तर एक ही शब्द में बोलेंगे राजपुत्र, तो बीच में का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, वो समाप्त हो गई। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अब हम नंबर 3 पर द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। समास में नंबर 3 पर द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। है तो तत्पुरुष समास का एक भाग ही, लेकिन इसको हम अलग भाग बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण की, उसमें द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भाग दे रखा है, लेकिन ये अलग है। क्या है? ये एक अलग है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह भाग अलग है। ठीक है। तो हमने 6 प्रकार के समास पढ़ने हैं, 2 कर लिए हैं, नंबर 3 पर आ गए हैं। ठीक है। द्विगु समास परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। परिभाषा लिख देंगे। जिस समास का पहला पद संख्यावाची तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंजाब, ठीक है, ये समास है पंजाब। ठीक है। 5, ठीक है, संख्या हो गई है ना इसमें, तो ये एक द्विगु समास की पहचान है कि पहला शब्द है, पहला पद है, वो संख्यावाची होता है। ठीक है। अब हमारे पास समास है पंजाब, ये एक समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा 5 आहों का समाहार।
ठीक है, 5 आहों का समाहार। तो ये हमें समास विग्रह किया। पहला पद हमें जो क्या मिला, संख्यावाची मिला। ठीक है, संख्यावाची है, तो संख्यावाची अगर पहला पद संख्यावाची मिलता है तो वो द्विगु समास की पहचान है। एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे चौमासा। चौमासा, ठीक है, 4 मासों का समाहार। समास विग्रह हो जाएगा 4 मासों का समाहार। ठीक है, पहला पद क्या आ गया, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची आ गया, तो समास विग्रह होते ही हमें पता चल गया कि द्विगु समास इसमें है। ठीक है, तो नंबर 4 पे हम दूसरा समास हम पढ़ते हैं। नंबर 4 पर कौन सा समास है देखते हैं, द्वंद्व समास। नंबर 4 पर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की आसान परिभाषा है। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं। पहला पद को उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जिसको हम बोलते हैं, पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं। 2 पद होते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास है। अगर हम समास विग्रह करते हैं, उनके बीच में या, अथवा, तथा और वाचक शब्द आ जाएंगे। समास विग्रह करने पर उनके बीच में योजक चिन्ह हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे छोटा, बड़ा, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास है। हम जब इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा छोटा और बड़ा। ठीक है, अभी बताता हूं मैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह पर, समास विग्रह करने पर दोनों के बीच में, दोनों के बीच में या, और, तथा, अथवा, वाचक शब्द आते हैं। शब्द आते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं अब, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास 2 शब्द हैं, दोनों प्रधान हैं, लेकिन उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। जब हम उनको संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, एक ही शब्द में बोलते हैं, तो उनके बीच में योजक शब्द है, योजक चिन्ह है, वो मिलता है। ठीक है,
लेकिन जब हम उनका समास विग्रह करते हैं तो कुछ वाचक शब्द है जो इसकी पहचान है। जब समास विग्रह हो जाएगा दोनों के बीच में या लग जाएगा, या नहीं लगेगा तो और लग जाएगा, ये भी नहीं लगेंगे तथा लग जाएगा, ये भी नहीं लगेंगे अथवा लग जाएगा। लेकिन वो समास विग्रह करते हैं तब इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि कौन सा वहां पर आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे नर नारी, नर नारी लगभग समास विग्रह करते समय, लगभग समास विग्रह करते समय सबसे अधिक और वाचक शब्द ही आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। नर नारी, हम नर नारी, ये एक शब्द है। ठीक है, संक्षिप्त कर रखा हमने, लेकिन बीच में योजक शब्द आ गया। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा नर और नारी। ठीक है, दूध दही, ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा दूध और दही। ठीक है, द्वंद्व समास है, सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ गया है। अब हम नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है हमारा कर्मधारय समास रह गया है नंबर 3 पर। ठीक है, कर्मधारय समास है वो करते हैं। कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास एक पद उपमान। इस समास में एक पद उपमान तो दूसरा पद उपमेय होता है। दूसरा पद उपमेय होता है। समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करने पर बीच में के समान रूपी, जैसे है जो, आदि वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, ये जो मैं वाचक शब्द लिखवा रहा हूं ना, के समान रूपी जैसे है जो, ठीक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये पहचान के लिए बता रहा हूं मैं विद्यार्थियों को कि आसानी से समझ में आ जाए। जब हम समास विग्रह करेंगे, कर्मधारय समास का हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने पर बीच में के समान आएगा या रूपी आएगा या जैसे आएगा या है जो आएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कर्मधारय समास का।
जैसे नीलकमल, नीलकमल। परिभाषा में हमने पढ़ा था पहला पद उपमान तो दूसरा शब्द उपमेय होता है। नीलकमल एक ही समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, मैंने समास अभी परिभाषा में वाचक शब्द लिखवाए हैं के समान, जैसे, रूपी, है जो। अगर समास विग्रह करने पर बीच में इनमें से वाचक शब्द आएगा तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो जो मैंने वाचक शब्द लिखवाए हैं तो देख लो बीच में है जो वाचक शब्द आ गया है तो कर्मधारय समास का भाग है। ठीक है, अब उपमान और उपमेय लिखवाया है मैंने कि पहला शब्द उपमान होता है, ठीक है, और दूसरा पद है वो क्या होता है, उपमेय होता है। तो नीला उपमान तो है लेकिन तुलना किससे की गई है, नीला। क्या है नीला, हमें नहीं पता भाई क्या है नीला। नीला पेन भी हो सकता है, ठीक है, नीला आसमान भी है, ठीक है, नीली पैंट भी होती है, नीली शर्ट भी हो सकती है, ठीक है, नीले रंग की गाड़ी भी है। लेकिन उपमेय क्या है, उसमें नीला क्या है, कमल है। क्या है, कमल है। ठीक है, नील कमल। जब हम नीला है जो कमल समास विग्रह को एक ही शब्द में बोलेंगे तो बीच में से है जो वाचक शब्द वो हट जाएगा और नील कमल समास पद बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास है, अंतिम है हमारा ये नंबर 6 पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पहचान है, इस समास में ये विद्यार्थी ध्यान दें बेटा, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषा है वो भी बहुत अच्छी है लेकिन उसी को मैं आसान करके बता रहा हूं। बहुत विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आता, ठीक है, तो उसी को आसान करके आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि समास क्या है। ठीक है, कौन सा समास कहां पर है, जब समास विग्रह होता है तो कैसे हम पता कर सकते हैं। वाचक शब्द वो मैं लिखवा रहा हूं साथ के साथ में, ठीक है, पहचान भी बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास की पहचान है, इसमें क्या है कि ना तो पहला पद प्रधान होता ना दूसरा पद प्रधान होता, अपितु किसी तीसरे बिंदु की तरफ संकेत किया जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, परिभाषा है, इस समास में पहला व इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता और न ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। जैसे
ठीक है। बहुव्रीहि समास में पहचान है, यहीं पे मैं कर्मधारय समास की पहचान बताऊंगा, लेकिन समास विग्रह करते हैं तब हम लिख सकते हैं कि वहां पर वो कर्मधारय समास है, उसी का समास विग्रह हम करेंगे, उसी के आधार पर, उसी के वाचक शब्द आए, हमें पता चले कि हमने समास विग्रह किया है, कर्मधारय समास का है, उसी समस्त पद का अगर हम समास विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास के नियम के अनुसार, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। दोनों एक ही उदाहरण में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि समास की पहचान है, इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता, ना ही दूसरा पद प्रधान होता, अपितु किसी तीसरे पर्सन की तरफ संकेत किया जाता है, तीसरे बिंदु के बारे में बताया जाता है कि ऐसा वो है, ठीक है। क्या है, अब उदाहरण देखते हैं, उसी के अनुसार समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ है समस्त पद, नीलकंठ दो बार लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। नीलकंठ ये मान लेते हैं कर्मधारय समास का, ठीक है। एक नीलकंठ है वो मैं लिख दूंगा यहां पर बहुव्रीहि समास में, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है, कि ये कर्मधारय भी है या बहुव्रीहि समास भी। या तो हमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कर्मधारय समास का एक उदाहरण बताते हुए उसका समास विग्रह कीजिए, ठीक है। बहुव्रीहि समास का परिभाषा बताते हुए समास विग्रह कीजिए, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हम समास विग्रह जब करते हैं तो हमें समास विग्रह करना आना चाहिए कि वह समास विग्रह बहुव्रीहि समास का है या कर्मधारय समास का, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं दिए जाएंगे, एक साथ दोनों नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे अब समझाता हूं मैं, कर्मधारय समास में नीलकंठ आ सकता है और बहुव्रीहि समास में कैसे। कर्मधारय समास में वाचक शब्द लिखवाए हैं मैंने, है जो, के समान, रूपी, जैसे, ये वाचक शब्द अगर समास विग्रह करने पर आते हैं तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो पहले हम कर्मधारय समास के अनुसार समझते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। समास विग्रह कर दिया कर्मधारय समास के अनुसार, नीला है जो कंठ, ठीक है। ये कर्मधारय समास के अनुसार हमने समास विग्रह कर दिया, समास विग्रह किया है तो बीच में वाचक शब्द आए हैं जो कर्मधारय समास में आते हैं। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास में, लेते हैं इसी को। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका है नीला कंठ, अर्थात कौन है, अर्थात नीला है जिसका कंठ तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत कर दिया, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान, अपितु तीसरे बिंदु की तरफ संकेत है, तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है। तो नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन, तीसरा कौन है वो, शिव महाराज या महादेव। तो कौन आ गया तो यहां पर महादेव, ठीक है। यहां पे लिख देंगे महादेव, ठीक है। तो समास विग्रह करने पर हमें पता चलेगा दोनों ठीक है ये, ठीक है। तो
एक साथ दोनों नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछ भी दिया दोनों तो समास की क्रिया अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारे समास के जो हमने समाप्त कर लिए हैं, अच्छे से इनका अध्ययन किया है, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए तो निसंकोच वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, ये विषय ऐसे हैं, ये बिंदु ऐसे हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं भी चले जाए ये हमें समझ में आने चाहिए। और बार बार हम किसी भी पेपर में, किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो इनमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो समास है वो हमने संपूर्ण पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले नए पाठ को लेकर, नए विषय को लेकर, नए बिंदु को लेकर हम चर्चा